नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैं नरेगा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। हालांकि पिछली क्लास में भी इसके संदर्भ में पढ़ा था। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि मैं नरेगा से संबंधित जो अधिनियम बना था वो अधिनियम 5 सितंबर 2005 को ये अधिनियम बना और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे पहले इसे क्या किया गया, लागू किया गया। इसके संदर्भ में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं कि मैं नरेगा का मुख्य प्रावधान क्या है, अर्थात मैं नरेगा की अगर हम बात करें तो इस आधार पे इसमें लोगों को क्या किया जाता है, रोजगार प्रदान किया जाता है। उसके संदर्भ में हम यहाँ पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कि 5 सितंबर 2005 को जब ये क्या बना, एक अधिनियम बना, कानून बना, योजना बनी, तो उस दौरान ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला वह प्रत्येक परिवार जो वयस्क है और एक कुशल श्रम करना चाहता है तो उसको इस मैं नरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने की क्या की गई है, गारंटी प्रदान की गई है। इसके तहत ये है कि एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी इस मैं नरेगा के अधीन या मैं नरेगा के तहत क्या की जाती है, प्रदान की जाती है, दी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पंजीकृत जो परिवार होता है, अर्थात जिसने अपना क्या करवा रखा है, पंजीयन करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उस पंजीकृत परिवार के वयस्क सदस्य को क्या होता है, पंजीकृत परिवार का वयस्क सदस्य जिसको क्या होता है, एक जॉब कार्ड क्या किया जाता है, उसे प्रदान किया जाता है। जब उसे क्या प्राप्त हो जाता है, जॉब कार्ड उसे मिल जाता है, तो वह पंचायत में जाकर क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इसका मैं नरेगा में काम करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए जब उसे एक जॉब कार्ड मिल जाता है तो जॉब कार्ड मिलने के बाद वह पंचायत में जाकर क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। और आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर उसे क्या मिलेगा, रोजगार प्रदान किया जाएगा। और अगर आवेदन की तिथि के 15 दिन के अंदर उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो बेरोजगार भत्ता देय होगा, अर्थात उसे घर बैठे सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा। अब ध्यान रखना, जो बेरोजगारी भत्ता है, कौन सा बेरोजगारी जो भत्ता है वो अपन कहें तो राज्य सरकार उसका खर्च जो है वो राज्य सरकार क्या करेगी, वहन करेगी। अर्थात उसे 15 दिन के भीतर क्या प्राप्त नहीं होता, रोजगार प्राप्त नहीं होता, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और वो बेरोजगारी भत्ता किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा वो बेरोजगारी भत्ता देय होगा। साथ ही अगर हम बात करें इसके अंदर जो मैं नरेगा योजना है, इस मैं नरेगा योजना में ठेकेदारी जो प्रथा है, कौन सी प्रथा, ठेकेदारी जो प्रथा है वह पूर्णतः क्या है, प्रतिबंधित है। अर्थात इसमें किसी प्रकार की ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन नहीं होगा। अर्थात बारी बारी से उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार क्या करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें कार्यस्थल पर, जहां पे मैं नरेगा के तहत क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वहां पे मुख्य रूप से
तात्कालिक उपचार की सुविधा क्या होगी, उपलब्ध होगी। तात्कालिक उपचार की सुविधा अर्थात जिस क्षेत्र में मनरेगा के तहत श्रमिक या मजदूर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पे तात्कालिक उपचार की सुविधा अर्थात अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या कोई बीमार वगैरह हो जाता है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार, तात्कालिक उपचार की सुविधा वहां पे क्या होगी, उपलब्ध होगी। इसके अलावा पेयजल की सुविधा है, इसके अलावा पेयजल की सुविधा ये वहां पे क्या होगी, उपलब्ध होगी। इसके अलावा हम देखें छांव हेतु टिन शेड की सुविधा जो है वो वहां पे उपलब्ध होगी। इसके अलावा झूलाधर का मतलब होता है जो मनरेगा में काम करने वाली जो श्रमिक महिलाएं हैं, उन महिलाओं के अगर छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए झूलाधर यानी झूलों की व्यवस्था भी वहां पे की गई है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि इस मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं वहां पर क्या करवाई जाती हैं, उपलब्ध करवाई जाती हैं। उपचार की सुविधा वहां पे उनको उपलब्ध करवाई जाती है, पीने के लिए पेयजल की सुविधा वहां पे उनको उपलब्ध करवाई जाती है, आराम करने के लिए छांव की व्यवस्था वहां पे उनको उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें श्रमिक जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के लिए, महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए झूलाधर की व्यवस्था जो है वो भी वहां पे क्या करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहें कि इस योजना के अंतर्गत कार्यरत कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, या फिर ये कहें कि इस योजना के अंतर्गत कार्यरत कोई भी व्यक्ति की अकस्मात काम करते समय कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है जिसमें उसकी अकस्मात क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, या फिर अपन ये कहें कि वो अपंग हो जाता है तो उसके लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहयोग सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये कब होगा, इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वहां पे कार्यरत है, काम कर रहा है और ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या अकस्मात उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, या वो स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका सहयोग करने के लिए 25,000 रुपए का अंशदान जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। साथ ही मैं बता दूं इस योजना में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अर्थात अपन ये कहें इस मनरेगा के तहत अगर काम करने वाले लोगों की संख्या को यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा तो उसमें 100 में से 33 जो सीटें हैं या 33 श्रमिक जो हैं वो महिलाओं के रूप में उन्हें क्या किया जाएगा, इसमें लिया जाएगा। यानी 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए इसमें क्या किया गया है, रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किसी भी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी एससी कैटेगरी या कोई भी एसटी कैटेगरी की महिला है तो उसके लिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी आरक्षण की जो व्यवस्था है वो इसमें नहीं की गई है। तो ये कुछ मनरेगा के तहत कुछ मुख्य प्रावधान इसमें क्या किए गए थे, निर्धारित किए गए थे कि किस प्रकार से मनरेगा में लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है, वो इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। अर्थात उन्हें क्या करना होगा, पहले अपना पंजीयन करवाना होगा
पंजीयन करवाने के बाद में उन्हें क्या प्राप्त होगा, एक जॉब कार्ड प्राप्त होगा। उस जॉब कार्ड के बाद में क्या होगा, उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। और वो आवेदन कहाँ पे करना पड़ेगा, अपने पंचायत में आवेदन करना पड़ेगा। पंचायत में आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और अगर 15 दिन के भीतर उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है तो ये सरकार की जवाबदेहिता बन जाती है कि उन्हें घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो उन्हें घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देने का भी क्या किया गया है, इस योजना में प्रावधान किया गया है। लेकिन याद रखना, ये जो बेरोजगारी भत्ता देय होगा वो किसके द्वारा देय होगा, वो राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। अर्थात बेरोजगारी भत्ता का जो वहन किया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताया 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किसको मिलता है, इस योजना के अंतर्गत कार्यरत जो व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति की अकस्मात क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, स्थायी रूप से वो क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो उन्हें 25,000 रुपए का सहयोग जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की इसमें 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। लेकिन ये भी बताया गया है कि जो SC और ST कैटेगरी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण निश्चित नहीं किया गया है। ये कुछ प्रावधान जो थे वो इस मनरेगा के तहत किए गए हैं। अब आगे अपन देखें तो आगे अपन ये कहें कि इस मनरेगा में क्या वित्तीय प्रबंधन किए गए हैं। अर्थात अगर हम बात करें, ये समझने लायक है कि मनरेगा में वित्तीय प्रबंधन, मनरेगा में वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य क्या है, वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य ये है कि इस मनरेगा में जो खर्च किया जा रहा है, पैसा जो व्यय किया जा रहा है, उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं बता दूं, मनरेगा में जो वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर इसका वित्तीय प्रबंधन करती हैं। अर्थात केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करती है और राज्य सरकार भी इसमें क्या करती है, सहयोग करती है। तो देखो किस रूप में करती है। केंद्र सरकार की बात करें तो इस योजना में, योजना के अधीन अकुशल जो मजदूर है, कौन कौन केंद्र सरकार कौन सा पैसा वहन करती है, तो देखो इस योजना में केंद्र सरकार क्या करती है, योजना के अधीन जो अकुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक, उनको मजदूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है, केंद्र सरकार। अर्थात योजना के अधीन अकुशल श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वो मजदूरी किसके द्वारा दी जाती है, अपन कहें केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। दूसरी, सामग्री लागत का 3/4, सामग्री लागत का 3/4 भाग कौन वहन करता है, केंद्र सरकार वहन करती है। और अगर अपन बात करें तो जो प्रशासनिक खर्च है उनका कुल प्रशासनिक खर्च की लागत का संपूर्ण व्यय किसके द्वारा किया जाता है, अपन कहें तो वो केंद्र सरकार अर्थात प्रशासनिक खर्चों के लिए कुल लागत का तय किया गया प्रतिशत उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। अब हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के द्वारा अभी मैंने पहले ही बताया है आपको, बेरोजगारी भत्ता
देय होगा। अर्थात राज्य सरकार अगर किसी व्यक्ति को उचित समय पर रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा, सामग्री लागत का 3/4 भाग तो कौन वहन कर रहा है? केंद्र सरकार वहन कर रही है। यहाँ पे सामग्री लागत का 1/4 भाग, सामग्री लागत का 1/4 भाग जो है वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और राज्य परिषद का प्रशासनिक जो खर्च है, राज्य परिषद का प्रशासनिक जो खर्च है, प्रशासनिक जो खर्च है वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इस प्रकार से मनरेगा में वित्तीय प्रबंधन की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। अर्थात अपन कहें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इसके वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करती हैं, जिसमें केंद्र सरकार इस योजना के अधीन अकुशल श्रमिकों को मिलने वाली जो मजदूरी है उस मजदूरी का वहन, संपूर्ण वहन केंद्र सरकार करती है। सामग्री लागत में जितना खर्च आता है उसका 3/4 भाग केंद्र सरकार वहन करती है। और जो प्रशासनिक खर्च आते हैं उनकी लागत का कुल जो प्रतिशत है उसका वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। सामग्री लागत का 1/4 भाग इसमें वहन किया जाता है। और राज्य परिषद के जो प्रशासनिक जो खर्च होते हैं उन खर्चों का वहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने एक तो मनरेगा के तहत मुख्य क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या प्रावधान रखे गए हैं, उनके संदर्भ में पढ़ा है। दूसरा अपन ने पढ़ा है मनरेगा के तहत किस प्रकार के वित्तीय प्रबंधन किए गए हैं, उनके संदर्भ में पढ़ा है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।